हम कल 4 बहन भाई थे। राहीला बाजी, शमर भाई, निदा आई और मेरा नंबर आखिरी था। हम सभी उन दिनों पढ़ रहे थे। राहीला बाजी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स के पेपर दे दिए तो उनकी शादी हो गई। निदा आपी ने मैट्रिक किया था। उनका दाखिला एक करीबी कॉलेज में हो गया। ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज था जबकि आपी ने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा था। उनकी अंग्रेजी कमजोर थी। कॉलेज में सब इंग्लिश बोलते लिहाजा वह परेशान रहने लगे। घर में कोई पढ़ाने वाला ना था। वालिद साहब ट्यूशन के खिलाफ थे जबकि समर भाई की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था। सिर्फ वही आपी को पढ़ाई में मदद दे सकते थे मगर वो कुछ लाअबाली से थे। रोज ही कहते, पढ़ा दूंगा मगर नहीं पढ़ाते थे। निदा बाजी अब कम पढ़ती और घर का काम काज ज्यादा करते। हम जिस मोहल्ले में रहते थे, ये शरीफों का मोहल्ला था। हमारे घर के सामने वाले मकान में एक जमींदार फैमिली रहती थी। उनकी एक लड़की मेरी सहेली बन गई जिसका नाम साइमा था। वो पहले गांव में रहा करते थे। वहां के माहौल में लड़कियों के लिए पाबंदियां ज्यादा थीं। एक साल कबल साइमा के अबू ने शहर में रहने का फैसला किया और ये लोग हमारे मोहल्ले में आपसे। साइमा खुश शक्ल और अच्छे इखलाक की थी लेकिन यहाँ इसकी कोई सहेली ना थी। हमार इम्कान उनकी रहाइश से करीब तरीन था लिहाजा वो मेरी सहेली बन गई। इसने हमारे स्कूल में दाखिला लिया और हम इकट्ठी स्कूल आने जाने लगे। इन दिनों मेरी मंगनी चाजाद यूसुफ से हो गई जिनका घर भी हमारे मोहल्ले में था। यूसुफ वाकई यूसुफ कहलाने का मुस्तहिक था। वो खूबसूरत लड़का था। करीबी रिश्तेदारी के बावजूद वो हमारे घर ज्यादा नहीं आता था। इसकी बहन हसना कभी कभी आ जाती तो साइमा की इसके साथ भी सलाम दुआ हो गई। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक रोज मैं कॉलेज से आई तो निदा आपी ने बताया कि राहीला बाजी आई हैं। मैं खुशी से निहाल दौड़ी हुई अम्मी के कमरे में गई। वो वहां ना थीं। तभी भाई के कमरे में पहुंची, बाजी वहां भी ना मिले। वो बाथरूम में थीं। कमरे में एक नौजवान बैठा था। मुझे देखकर तज़ीमा खड़ा हो गया और सलाम किया। जवाब देकर पलट आई। बाजी को अम्मी के कमरे में पाया। पूछा कि भाई के कमरे में कौन बैठा है। मेरा देवर सरफराज है। तुम्हारे दौलहा भाई को छुट्टी नहीं मिली तो उसके साथ आ गई हूँ। खाने के कमरे में कुछ लेने गई तो दोबारा मिट भीड़ हो गई। इसने मुझे देखा तो मैंने नजरें चरा लें। महसूस हुआ जैसे जेर लब मुस्कुरा रहा हो, मेरी झींग पर देखकर। अगले दिन साइमा मिली मैंने बताया कि हमारी बाजी शादी के बाद दूसरी बार आई है अपने देवर के साथ। देवर कैसा है? साइमा ने सवाल किया। मैंने गौर से इसकी शक्ल नहीं देखी। बाजी की शादी गैरों में हुई है ना? पहली बार वो आया है। अच्छा। वो हंस दी। तुम क्यों देखोगी भला? तुमको किसी को देखने की जरूरत ही नहीं। जिसको यूसुफ सानी मिल जाए वो किसी को देखे क्यों? मैंने उसके मजाक का कोई जवाब ना दिया। शाम को वो हमारे घर आधम की सामने सरफराज नजर आ गया तो इसकी आंखों में चीते जैसी चमक आ गई। इस लम्हे वो मुझे साइमा नहीं लग रही थी। वो मुझे एक अजीब कस्म की लड़की लगी। आना फाना सरफराज से घुल मिल गई। खुद आगे बढ़कर इससे बातें करने लगी। मैं इसकी जुर्रत पर हैरान थी कि हम तो बहन के ससुराल वालों से बात भी ना करते थे। हमारे घर का माहौल ऐसा ही था। अगले रोज जब मुझे स्कूल में मिली तो कहने लगी तुम्हारी बाजी के देवर बहुत अच्छे लगे। इसने मिन्नत की कि उसका खत सरफराज को दूं। इनकार किया।
पीछे पड़ गई और इस कदर जिद किया कि खत ही लेना पड़ा। घर आई तो सभी खाना खा रहे थे और सरफराज सहन में हाथ धो रहा था। मैंने खत उसको थमा दी। वो मुझे हैरत से देखता रह गया और मैं तेजी से अपने कमरे में चली गई। इस रोज में तमाम दिन सरफराज का सामना करने से घबराती रही, क्योंकि हया भी तो एक फितरी चीज है। अगले दिन स्कूल गई, फिर साइमा सर हो गई। दोस्ती का वास्ता देने लगी। दोस्ती की खातिर बहार मान ली। जो नहीं चाहती थी, करना पड़ा। वो मुझे खत देती और मैं सरफराज को मौका पाते ही थमा देती। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन सरफराज को खत देते हुए अब्बा जान ने देख लिया और मेरी शामत आ गई। साइमा का नाम लेते डर रही थी कि वो कहेंगे, तुमने इसका भी खत क्यों दिया। वालिद साहब ने बाजी राहीला को ये कह रुखसत किया कि आइंदा मेरे घर देवर के हमराह मत आना। मैं समझी मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैंने साइमा का नाम ना लेकर उसको बचा लिया था कि वो मेरी सहेली थी। वरना तो वालिद साहब इसे बल्ला कर बेअज़्ज़ती करते, मगर मेरी खुद गर्ज दोस्त ने अपने बचाव के लिए ये बात मेरी होने वाली ननद यानी यूसुफ की बहन से कह दी कि तैबा सरफराज को खत देते हुए पकड़ी गई है। बल्कि उसके वालिद ने उसे स्कूल जाने से भी रोक दिया है। अमारा ने अपने भाई यूसुफ को बताया कि तुम्हारी मंगेतर तो अपनी बहन के देवर को चाहती है और इसे खुतूत लिखती है। ये बात मोहल्ले में फैल गई और यूं साइमा की लगाई हुई आग में मीर सब कुछ जल गया। इस दोस्त ने सिर्फ अपनी बका की खातिर कि मैं किसी से कुछ कह ना दूं, मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मेरी मंगनी टूट गई। साइमा की दोस्ती ने मुझे जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेल दिया और खुद को साफ बचा लिया। पछताती थी कि क्यों इस पर भरोसा किया। दोस्त बनाने से पहले इसकी फितरत को ना समझा और ये दोस्ती मीर सब कुछ ले डूबी। यूसुफ से मेरा बचपन जड़ा था और वो मेरी पसंद था। उसके साथ मंगनी पर बेहद खुश थी। अभी ये घाव हर अथा के एक और वाकया हो गया। मेरा भाई जीशान शुरू से हंसमुख था। तभी इसके जल्द दोस्त बन जाते थे, लेकिन जीरिक इसका बहुत बचपन से दोस्त था। जब वो 5वीं में पढ़ते थे तब से जीरिक हमारे घर आया करता। शमर को जीरिक पर भरोसा था। साथ कॉलेज में दाखिला लिया और जब टेस्ट की तैयारी करनी होती, दोनों मिलकर पढ़ते थे। घर में सिर्फ जीरिक को आने की इजाजत थी। बाकी सारे दोस्त दरवाजे पर दस्तक देते और बाहर ही रहते। निदा आपी अक्सर समर भाई को कहती, भाई मुझे पढ़ा दिया कर, वलीकन भाई को अपने दोस्तों से ही फुर्सत ना थी। ये बात अलबत्ता जीरिक के दिल पर असर करती थी। एक रोज उसने समर से कहा, दोस्त, अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो इजाजत दो कि मैं निदा को पढ़ा दिया करूं। बड़े शौक से। वो खासी कनद जहन है। अगर तुम में हौसला है तो सर खपा कर देख लो, इसकी खोपड़ी में कुछ आएगा नहीं। अगले रोज से अम्मी से इजाजत लेकर जीरिक ने निदा को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ इतवार को भाई के पास आता था, अब रोज शाम को आध घंटा निदा को पढ़ाने लगा। इस बात पर किसी ने भी एतराज ना किया कि समर को सब अपने घर के एक फर्द जैसा ही समझते थे। जीरिक को पढ़ाते एक माह ही हो अलिफ था कि एक रोज मुझे आपी की इंग्लिश बुक से एक सफ़हा मिला। अभी मैं पढ़ ही रही थी, आपी कमरे में आ गईं। इन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रही हो। ये एक खत लिखा है आपके नाम, वही पढ़ रही हूँ। तभी आपी का रंग उड़ गया और इन्होंने कागज को मेरे हाथ से झपटने की कोशिश की। उस वक्त समर भाई भी कमरे में आ गए तो मैंने खत को फौरा अपने पीछे छुपाने की सही की। भाई ने कहा, तैबा, ये किया है? क्या छपा रही हो मुझसे? भाई मेरी जानिब आ गए।
मैंने सफ़ा गिरा दिया और खामोश रही। इन्होंने मुझे उसे फेंकते देख लिया था। झुककर उठा लिया और तहरीर देखते ही उनका रंग बदल गया। जाहिर है कि बचपन से साथ पढ़ते थे, फौरा ज़ीरिक की तहरीर पहचान ली थी। खत पढ़ा तो आपी को गजबनाक निगाहों से घूर कर बोले, अच्छा तो पढ़ने की बजाय खत वाओ किताबत का खेल खेला जा रहा है। आपी ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे कहती थी भाई मुझे पढ़ा दो, मगर तुम ही ने ज़ीरिक को मुझे पढ़ाने को कहा। मेसाने पढ़ने के लिए कहा था, इश्क करने के लिए नहीं कहा था। भाई की बात सुनकर मीर असर शर्म से झुक गया। पहले ही साइमा की लगाई आग से मेरी मंगनी टूटी तो वो दुखी थे, और अब दूसरी बहन का किस्सा सामने था। खैर ना जाने क्या सोचकर ज्यादा कहे बगैर वो कमरे से निकल गए। अगले दिन का लज ना गए, सारा दिन कमरे में बंद रहे। शायद कि कॉलेज में दोस्त से झगड़ा करना चाहते थे। शाम को हसब मामूल ज़ीरिक आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। शमर भाई ही देखने गए। ज़ीरिक को देखकर आंखों में खून उतर आया। कहा, क्या आज के बाद तुम्हें मेरे घर के अंदर कदम रखने की जरूरत है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। तुमको अपने भाई की तरह समझता था। मालूम ना था कि आस्तीन के सांप हो। तुमने मेरी बहनों को अपनी बहनें ना समझा। उस वक्त भाई इस कदर गुस्से में था कि जज्बात में आकर ज़ीरिक के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, बस अतना ही काफी है। दोस्त ना होते तो जान से मार देता। चले जाओ और आज के बाद फिर कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इसके बाद भाई समर ने वो कॉलेज छोड़ दिया और एक दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस वजह से उनकी तालीम भी मुतासिर हुई, क्योंकि पहला कॉलेज तो नंबर 1 था और अब जिस कॉलेज में दाखिला लिया था वो इतना उछाना था, लेकिन कभी कभी भाइयों को नादान बहनों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। निदा आपी को दिख हवा के नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पर तो उस वक्त इश्क की पिटी बंधी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा कलक था, क्योंकि पहले भी सरफराज को खत देने पर मुझे मुजरिम समझा गया, मगर दिख तो वालिद और भाई को उठाना पड़ा। ख्वाह इन्होंने मुझे सही समझा या गलत। बाद में बहन राहीला ने मदद की थी। सरफराज से पूछा तो उसने खुतूत बाजी को दिखाकर कहा था कि साइमा ने लिखे हैं, तैबा ने नहीं। बेशक तहरीर देख लें। सरफराज की मैं दिल से मशकूर थी। बेशक मंगनी मशकूर थी। बेशक टूटने का सदमा हुआ, लेकिन वालिद और भाई के दिल से ये बूझ तो हल्का हवा के खुतूत मैंने नहीं लिखे थे। अलबत्ता यूसुफ की बहन और साइमा ने जो बात मोहल्ले में फैलाई, इसका मलाल जरूर था, क्योंकि लोगों के मुंह पर कौन हाथ रख सकता है। भाई ने आपी को कहा कि अब तुम का लज ना जाओगी, क्योंकि वालिदैन की इज्जत का पास ना किया तुमने। ज़ीरिक मेरा दोस्त था, तुम तो मेरी बहन थी, मेरा ही ख्याल कर लिया होता। एक हफ्ता तक आपी रोती रही, तब अम्मी ने ज़ीरिक को समझाया कि इसे मुआफ कर दो। एक को घर बिठा लिया, हालांकि वो बेगुनाह थी, अब दूसरी के साथ तो रियायत करो। निदा ने वादा किया है कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। सालाना इम्तिहान होने वाले हैं और उसने बहुत मेहनत की है, इसे परिचय देने दो। किसी तरह अम्मी जान ने मिन्नत समाजित करके शमर को मना लिया। शमर भाई तो मान गए, मगर आपी कब मानने वाली थीं। एक छोटे लड़के के जरिए ज़ीरिक ने फिर उनसे राब्ता कर लिया और दोनों ने घर से बाहर राब्ता बहाल रखा। ज़ीरिक शायद निदा आपी की कमजोरी बन गया था। वो आपी के कॉलेज के चक्कर लगाता और ये इससे मिलने किसी ऐसी जगह चली जाती कि जहां दोनों को जमाना ना देख सके।
कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई तो अब्बू ने समर भाई को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया और वो लाहौर चले गए। अब निदा को किसका डर था? ज़ीरिक से दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गलत मरासिम लिखूं तो बेजाना होगा। उनको खुद पर काबू रहा और ना अपने कदमों पर मैं उनकी गलतियों को खामोशी से देखती थी और कुछ ना कर सकती थी। नहीं चाहती थी वो तालीम हासिल करने से महरूम रह जाएं। उनके बारे में उनकी एक क्लास फेलो से खबरें मिलती रहती थीं। गर्ज़ापी ने तालीम के तक़द्दुस का ख्याल किया और ना अपने वालिदैन की इज्जत का। आखिरकार ऐसी मुसीबत में फंस गईं कि इज्जत के साथ जान भी जानी थी। मुझे सारी बातों का इल्म था लेकिन अम्मी को ना बताती। अगर बता देती तो अब्बू निदा आपी के साथ अम्मी को भी शूट कर देते। बिलाखिर एक दिन निदा आपी ज़ीरिक के साथ घर से चली गई और दोनों ने अदालत में निकाह पढ़वा लिया। वो एक दूसरे शहर जा बसे। उनके अचानक गायब हो जाने से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मोहल्ले वाले तो पहले ही मेरी मंगनी टूटने की बातें करते थे। वालिद बहुत परेशान थे। शमर भाई यूनिवर्सिटी हॉस्टल में थे। वालिद ने सोचा कि उसे लाहौर इत्तला की तो न जाने इस पर क्या गुजरे। जब घर आएगा तो बता दूंगा। मोहल्ले में यही बात फैला दी कि निदा भी आला तालीम हासिल करने लाहौर चली गई है। वहाँ इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। मैंने और अम्मी ने घर से निकलना बंद कर दिया कि कोई हमसे निदा के बारे में सवाल ना करे। शमर भाई घर आए। वालिद ने उनको तहम्मुल की तलकीन की और कहा कि निदा तो चली गई, इसे मरा हुआ समझ लो, लेकिन अब अगर तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो रही सही इज्जत भी जाती रहेगी। बेहतर है हम ये घर फरोख्त करके लाहौर शिफ्ट हो जाएं। बड़ी मुश्किल से समर भाई ने अपने जज्बात को काबू में किया। खामोशी से वापस यूनिवर्सिटी चले गए। वालिद ने घर फरोख्त करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए बिलाखिर घर को फरोख्त कर दिया गया और हम लोग लाहौर आ गए। इस वाक़ये को 10 बरस गुजर गए। समर भाई को लाहौर में ही एक अच्छी जॉब मिल गई थी। मेरी शादी भी लाहौर में हो गई। राहीला बाजी पहले ही यहाँ रहती थीं। हमारा अपने शहर से कोई वास्ता ना रहा। एक रोज शमर भाई, उनकी बीवी और अम्मी लेबोरेटरी में शॉपिंग करने गए तो अचानक निदा आपी अपने शौहर और बच्चों के हमराह नजर आ गईं। वो सामने से आ रही थीं। जब करीब आईं, अम्मी को देखकर रुक गईं, वाव को देखकर रुक गईं, करीब आकर गले लगना चाहा। अम्मी तो माँ थी, शायद गले लगा लेती, लेकिन समर भाई साथ थे। अपनी जगह बुत बनी खड़ी थीं। ज़ीरिक भी शर्मिंदा था। गर्दन झुकाए धीरे से बोला, अम्मी जान, मुझे मुआफ कर दें, हमसे गलती हो चुकी थी। अगर मैं निदा से शादी ना करता तब भी आपकी इज्जत पर बिन जाती। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। समर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर मुझे समझा दिया था कि अब इस घर से मैं रिश्ते की उम्मीद ना रखूं। समर भाई बोले, तो तुमने थप्पड़ का ये बदला लिया कि मेरी बहन को भगाकर इससे कोर्ट मैरिज कर ली। वैसे भी हमने मर जाना था तो तुमने यूं भी हमको मार दिया। उस वक्त समर भाई की हालत दीदनी थी। वो बेबस से खड़े थे और लहजा ऐसा था जैसे फरियाद कर रहे हूं। अम्मी ने शमर का बाजू थामा और आगे ले गईं। बोली, बस बेटा, जो हमारी किस्मत में था हो चुका। अब कुछ फायदा नहीं है। झगड़ा भी करोगे तो अपनी ही इज्जत खराब होगी। निदा ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अब खुश है, याद की हमसे तो कुछ इलाका नहीं है। वो अब 3 बच्चों की माँ है और बच्चों का कसूर नहीं है। बेहतर है कि है और बच्चों का कसूर नहीं है।
बेहतर है कि हम इसको एक ख्वाब समझकर भला दें। शमर भाई की आंखों में आंसू थे, मगर अक्लमंदी का तकाजा था सब्र करना। 100 सब्र किया, सिवाय सब्र चारा भी किया था। 1 साल बाद निदा आपी ने मुझे फोन किया, जाने कैसे मेरा नंबर तलाश किया। बहरहाल जब मैंने पूछा, अब तो खुश हो, खुशी पूरी कर ली अपनी, तब आह भर कर बोली, तैबा, क्या बताऊं कि खुश हूं या ना खुश, जैसी जिंदगी है अब तो गुजारनी है, अपनी करनी है, खुद भरती है। ज़ीरिक कुछ ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है, माली तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। गरीबी, अमीरी, हर तरह के हालात औरत गुजार लेती है, लेकिन अगर शौहर सही ना हो तो फिर जिंदगी बहुत तकलीफ दह हो जाती है। मैं जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जायज जराए से ज़ीरिक की आमदनी नहीं आती, बल्कि गलत कामों से कमाता है। ऐयाश भी है, गलत कस्म की औरतों से दोस्ती और बाहर रातें गुजारना इसका मशगला है। जो कमाता है, शराब वाओ शबाब की महफिलों की नजर कर आता है। बच्चों की खातिर सब अजाब सहा रही हूँ। अगर ज़ीरिक से झगड़ लूं तो बच्चों का क्या होगा। मुझे बहन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, निदा, तुम्हारे जाने के बाद अब्बू ने तुम्हारा गम ऐसा दिल को लगा लिया कि बीमार रहने लगे थे, बिलाखिर वफात हो गई। पूछा, तुम तो खुश हो तैबा? हाँ, अल्लाह का शक्र है। मुझे वालिदैन ने अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, खुशहाल भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तभी नदा ने ठंडी आह भर कर कहा, काश मैं भी वालिदैन की दुआओं के साथ रुखसत होती तो शायद आज ऐसे बुरे हाल में जिंदगी ना गुजार रही होती। तैबा, मेरे लिए दुआ करना कि ज़ीरिक सधुर जाए, बाकी मानदा जिंदगी अच्छी गुजरे। ज़ीरिक सधरा या नहीं, नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ कनाडा चली गई और फिर निदा से राब्ता कायम ना हो सका।